कुछ दोस्त के नाम बताना चाहेंगे सर आप? दोस्तों के एक आधे के नाम ले लूंगा तो कई दोस्त बुरा मान जाएंगे। दोस्त, सारे दोस्त भाई मेरे दिल से जुड़े हुए हैं। दोस्त नहीं है, सारे मेरे भाई जैसे ही हैं, क्योंकि हमेशा साथ खड़े रहते हैं जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत होती है। सर आपको हॉस्टल में डलवाने के पीछे का कारण क्या था? नहीं, ऐसा कोई ऐसा कारण नहीं था, लेकिन बड़े भाई को हॉस्टल में डला दिया तो मेरे खुद की थी कि मैं भी हॉस्टल में जाना चाहता हूँ। तो शुरू में तो जाके मेरे को भी थोड़ी सी परेशानी हुई, साल भर तो मैं भी वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया। तो सर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी, जिनका नाम नहीं लेना चाहिए वैसे, तो उनमें क्या आजकल के सर एक फेयरवेल का प्रोग्राम होता है। तो सर वो स्कूल के बच्चे हैं, ना कि 12th के बोल सकते हैं उनको, वो निकलते हैं पोर्शे, जैगुआर, बड़ी बड़ी कार्स लेके, मर्सिडीज। और एक बार का इंसिडेंट था सर, वो निकले और उन्होंने एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया, उस कारण से उस एम्बुलेंस में बैठे शख्स की डेथ हो गई सर। उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल, ये तरीका जो फेयरवेल का है ये भी गलत है। तो एम्बुलेंस को तो हमेशा जीवन में साइड देनी ही चाहिए। मैं तो खुद एम्बुलेंस को कहीं देखता हूँ तो रोड से नीचे उतारने की, उसके खुद उतर के जगह करवाने के लिए मैं प्रयास में लग जाता हूँ। मैं खुद मैंने एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस अभी मैंने जनाना अस्पताल में लगा रखी है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए लगा रखी है। तो कोई भी आप उठा के देख लीजिए, अभी सुनीता विलियम्स आए हैं तो उनका भी पृष्ठभूमि, कोई भी व्यक्ति देख लीजिए, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, उनकी जड़ें हिंदुस्तान की मिलेगी। तो आप जैसे आप सीकर के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आप सीकर में क्या क्या चीज़ें चेंजेस लाना चाहते हैं? कभी भी युवाओं के लिए अगर कोई भी उनके हक की लड़ाई होगी, तो चाहे मैं किसी भी पद पे हूँ, किसी भी पार्टी में हूँ, मुझे किसी भी ताकत से लड़ना पड़े, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, चाहे वो मेरी खुद की पार्टी हो, अगर उनके लिए मेरे को लड़ाई लड़नी पड़ी तो मैं बिल्कुल बेझिझक उनकी लड़ाई लड़ूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ। दादा और पोते के अंदर कोई बीच की कड़ी होगी तो सोशल मीडिया होगी। दादा उधर से बातें कर रहा है के फोन में सारा दिन बड़े हो रहे, लेकिन पोतो है जो वो फोन में लगे रहे। हाँ दादा, ठीक है दादा। दादू दुनिया छोड़ चल जाए जना, हम बिन फोन में याद आवे करे, दादा की बात सुन लेता, दादा करने बैठ जाता। सर आपने बताया कि मैं म्यूजिक वगैरह सुनता हूँ, तो आपका म्यूजिक में टेस्ट किस टाइप का है? म्यूजिक में मैं एनर्जेटिक सॉन्ग्स ज़्यादा सुनता हूँ। मैं कभी भी मेरी लाइफ में सैड सॉन्ग्स की ना मैंने एंट्री करने दी है और ना मैं करूँगा। मैं ना रोमांटिक सॉन्ग सुनता हूँ ना सैड सॉन्ग सुनता हूँ, मैं एनर्जेटिक सॉन्ग सुनता हूँ। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मार ही सीख है कि हम एक सही राह पे हमेशा रहते हैं, ड्राइव रहते हैं। To strike. हेलो, नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। आज हमारे साथ में मौजूद है एक ऐसे शख्स जिनकी इंट्रोडक्शन देना वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ सीकर में ही नहीं, जयपुर में नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में सब लोग जानते हैं। उनके चर्चे हरियाणा तक है। तो लीजिए, हमारे सामने है मिस्टर मुकुल सिंह खीचड़। नमस्कार सभी को। तो सर, मैं आपसे सबसे पहली बात ये पूछना चाहूँगा, आपको कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे युवा साथियों को इस तरह से तकनीक के साथ जुड़कर इस तरह के पॉडकास्ट में आके, और एक न्यूज़ में इंटरव्यू हमेशा देते हैं, लेकिन एक पॉडकास्ट का मेरा दायरा ये है कि पॉडकास्ट में जब भी हम बैठते हैं तो अपने जीवन की खुल के बात, अपने आप की जीवन की बात और अपने सारी कहानी खुल कर बता सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, आप सभी को मैं बता दूं कि सर जो है सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं आपके लिए ही काम करते हैं। जो हमें यूथ देख रहे हैं आज, यूथ के लिए सर आज इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो लीजिए सर, आज हम जो आपकी करंट लाइफ आज की है उसी के अंदर हम आपका पास से शुरुआत करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी, मैं ग्रामीण प्रवेश से आता हूँ। मेरा गांव सीकर की, अगर अपन जयपुर की तरफ से आते हैं तो उस एंट्री पे मेरा गांव है, गोकुलपुरा मेरे गांव का नाम। अच्छा जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आप एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो गांव की वो ये पुरानी याद है जो आप हमारे साथ में कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो एक गांव का बच्चा, एक आम बच्चा जिसने आज वो मुकाम हासिल किया है जो हर किसी की बात नहीं है। तो बताइए सर, शुरुआत का आपका सफ़र। देखिए, मेरे को गांव का जो जीवन है, आप अभी भी अगर देखोगे
तो मेरे को गांव का जीवन सबसे सुंदर और अच्छा लगता है, क्योंकि गांव में एक तो जात धर्म के ऊपर उठकर सब भाई है, कोई काका है, कोई दादा है, कोई ताई है, कोई काकी है, सबसे अपनत्व का भाव, सबसे राम रमी का भाव। और जिस तरह से गांव के अंदर हमारा प्रवेश हुआ और गांव के अंदर परवरिश इस तरह से हुई कि हम खेलते 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 उस मोहल्ले में जा रहे हैं, इस मोहल्ले में जा रहे हैं, गलियां पाद फांद रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, पहाड़ियां चढ़ रहे हैं। तो वो जो चीजें हैं वो कभी भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। अभी जैसे होली गई है, तो होली के ऊपर गांव के चौक के अंदर इस बार से ही हमने कुछ टाइम से, जैसे धमाल का, हमारे पहले गांव में खूब धमाल के कार्यक्रम होते थे, इस बार से हमने युवाओं ने एक नई पहल करके फिर से हमारी संस्कृति को जोड़ने और युवाओं को जोड़ने के लिए डेली मैं खुद गांव के चौक में मौजूद होता था। 3 से 4 घंटे 5 घंटे हम धमाल खुद गाते थे और धमाल के कार्यक्रम में हम मौजूद रहते थे। इतनी बड़ी बात है कि सर का और आज का हमारा पॉडकास्ट का मेन मोटिव भी यही रहेगा कि कैसे आज का देश का युवा कलाकृति को भूलता जा रहा है। देश की जो संस्कृति है, हमारे गांव की जो संस्कृति है, उसको भूलना, न वो भूल ना जाए उस चीज को, तो उसी के लिए आज ये पॉडकास्ट रहेगा समर्पित। सर, अगर मैं आपकी बचपन की लाइफ में अगर मैं लाइट डालूं, उसके अंदर अगर हम पूछे कि आपका बचपन की शुरुआत कैसे थी, आप जब छोटे थे, एक आम बच्चे थे, आपको कुछ नॉलेज नहीं था उस वक्त की मुझे आगे जाके क्या करना है, तब आप क्या क्या करते थे, आपकी फैमिली कैसी थी आपके लिए उस वक्त? देखिए, मेरे फादर साहब बिजनेसमैन है और मेरी मदर है जो सरकारी स्कूल में अध्यापिका है। और बचपन मेरा बड़ा ही सुनहरा रहा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गांव का बचपन था। एक एक महीने की छुट्टियां आती थी तो ननियाल जाते थे, नानी के रहते थे, तो बिल्कुल दोहरों के अंदर। और उस समय पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उस समय पे टेक्नोलॉजी इतनी हावी नहीं थी। आजकल के युवाओं के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हावी है कि बच्चा घर पे बैठा तो है माँ बाप के साथ में, लेकिन वो है नहीं, वो और कहीं पे रहता है, फोन में रहता है, चैट्स पे रहता है और दूसरी चीजों में रहता है। तो उस समय का जो वो मैं कहूँगा कि गोल्डन एरा था, कि हमारा बचपन आपका और हमारा बचपन ऐसा था कि उस टाइम पे फोन इतने थे नहीं, इस टेक्नोलॉजी थी नहीं, और हम अपनों के बीच में अपनत्व में ज्यादा उस टाइम पे जीते थे। तो वो वाला जीवन बहुत अच्छा जीवन था। बच्चे ज्यादातर फिजिकली गेम खेलते थे सर उस वक्त। सर, आपने क्या क्या फिजिकल गेम खेले सर? बिल्कुल, गांव के प्रवेश के जो भी खेल होते हैं वो सारे खेले हैं बचपन के अंदर। गली के अंदर गिल्ली डंडा, मालदड़ी, सतोलिया, आप देसी लैंग्वेज में बताऊं बिल्कुल। तो सारे खेल जितने भी होते हैं वो सारे खेल हमने खेल रखे हैं। और खेलते 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 पूरा दिन निकल जाता था, पर पता नहीं लगता था। लास्ट में घर वालों को ही कान पकड़ के घर में घुसाना पड़ता था जब घर घुसते थे। मतलब बचपन में मुकुल जी को भी बहुत मार पड़ी, आप नहीं, बिल्कुल ऑफिशियल बात है क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मार ही सीख है कि हम एक सही राह पे हमेशा रहते हैं, ट्रैक पे रहते हैं। सर, अगर स्कूल लाइफ की बात करूं तो आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी सर उस वक्त की? अगर एक बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर का आपने 12th तक स्कूल करी है, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? बिल्कुल, स्कूल लाइफ भी एक अच्छा जीवन था मेरा। और स्कूल के अंदर मैं 7 तक तो यहाँ पे सिक्कर में ही पढ़ा, उसके बाद में मुझे हॉस्टल में डाल दिया। तो हॉस्टल की भी एक अलग ही भूमिका होती है। हॉस्टल में आप रहते हैं तो पूरे हर क्षेत्र का व्यक्ति, हर जात धर्म का व्यक्ति, हर अलग स्वभाव का व्यक्ति आपको जीना सिखाता है। आज हॉस्टल की ही बदौलत मैं मेरा जीवन मानता हूँ कि जितना मैं हॉस्टल में रहा हूँ, अगर मेरे चैनल के माध्यम से भी लोग हॉस्टल में रहने वाले जानते हैं तो किस तरह से, किस कठिनाइयों से, किस अभाव में, किस परिस्थिति में हम रहते हैं, वो हमें ही पता है। लेकिन एक टाइम पे हम जाते हैं, जब एडमिशन होता है, जब जरूर हम थोड़े से कमजोर रहते हैं कि कहाँ आ गए, क्या हो गया। लेकिन साल 2 साल में हम ऐसे हो जाते हैं कि आज हम किसी भी कहाँ पे भी रह जाएं तो हम सेटल होने में आसानी रहती है। कहीं पे भी आज चाहे बिना चद्दर के सो जाएं तो वो हॉस्टल की देन है, और बिना गद्दे के सो जाएं वो भी हॉस्टल की देन है। अनजान व्यक्ति के साथ किस तरह से बात करनी है, घुलना मिलना है, वो सारी चीजें हॉस्टल की देन है। हॉस्टल मेरा निमावत फतेहपुर स्कूल का है। तो वहाँ पे जिस तरह से हमारा शेड्यूल था और जिस तरह से हमें संस्कृति सिखाई गई, बड़े टीचरों को टीचर दिन में कितनी बार मिल जाए तो उनके पैर छूने, हमेशा सबका आदर करना। पूरे राजस्थान से वहाँ पे लोग थे, तो उनका कल्चर भी सीखने को मिला और हमारा कल्चर भी उन्हें देने को मिला। तो स्कूल को तो मैं धन्य मानता हूँ कि ऐसी स्कूल में मेरा एडमिशन था। और हॉस्टल लाइफ मेरी बड़ी अच्छी हॉस्टल लाइफ थी, स्कूल लाइफ थी। सर, आपको हॉस्टल में डलवाने के पीछे का कारण क्या था? नहीं, ऐसा कोई ऐसा कारण नहीं था, लेकिन बड़े भाई को हॉस्टल में डला दिया तो मेरे खुद की थी कि मैं भी हॉस्टल में जाना चाहता हूँ। तो शुरू में तो जाके मेरे को भी थोड़ी सी परेशानी हुई, साल भर तो मैं भी वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ जब एडजस्ट हो पाया तो बहुत अच्छे से एडजस्ट हुआ। और 12th के बाद में ऐसा सब मन नहीं कर रहा था कि घर जाए, थोड़ा दिन और हॉस्टल में रह जाए, ऐसा सा। अच्छा सर, शुरुआत में तो आप देखा देखी में चले गए थे, लेकिन लास्ट में जाके थोड़ा बहुत पछताए थे आप वहाँ पे?
नहीं पछताया कभी भी नहीं। शुरू में जो जाने में एक अलग होता है कि वो एक 7th क्लास में बच्चा या छोटे क्लास में भी बच्चा अगर जाता है तो वो घर से दूर होता है, थोड़ा सा उसके लिए चीजें मुश्किल हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे घुल मिलने लगे, रहने लगे, और खुद पे एक बाहर जाके अगर हॉस्टल का जीवन व्यक्ति जीता है तो खुद पे डिपेंड हो जाता है, उसको दिनचर्या कैसे चलानी है, उसको किस तरह के लोगों से साथ बैठना है, उसको किस तरह का जीवन जीना है अपना, स्पोर्ट्स में या एजुकेशन में जिसमें भी। तो वो खुद एक अपने ऊपर डिपेंडेंट व्यक्ति हो जाता है। सर एक बार तो एक स्टूडेंट को अलग जा करके पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो सीख सके। बिल्कुल, शिक्षा बिना तो जीवन अधूरा है। अगर शिक्षित व्यक्ति नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। शिक्षा शिक्षा तो हर व्यक्ति को करनी ही करनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा के अंदर किसी मुकाम पे पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन शिक्षा जरूरी है। बिल्कुल सर। अच्छा 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास की अगर मैं बात करूँ सर, आपने कोई गेम वगैरह खेले सर उस वक्त, कोई खेल वगैरह में कोई पदक वगैरह हासिल? बिल्कुल, मेरी हमेशा खेलों में रुचि रही है, और मैं 12th के अंदर जितने भी हमारे स्पोर्ट्स थे सभी टीम्स का मैं कैप्टन था। 3 टीम्स के कैप्टन रह सकते थे। तो मेरे को याद है कि संयम हाउस हमारे करके हमारे हाउस था, उसको हर स्पोर्ट्स में भी जिताया, और जो हमारा एनुअल जो पूरा मीट होता है जिसके अंदर सब हाउसेस की होती है, तो उसके अंदर भी टॉप पे था। तो स्पोर्ट्स के अंदर मिस्टर स्पोर्ट्स भी था मैं। तो अगर राजनीति में भी कहीं पे हैं और मेरे जीवन में भी कहीं हूँ, तो टीम वर्क, टीम को साथ लेकर चलने का एक छोटा सा वाक्य और इसमें बताता हूँ कि एक टीम स्कूल टीम थी, बास्केटबॉल टीम, उसमें से छटनी होके वो टीम का टूर्नामेंट था। तो हम एक लास्ट टाइमिंग जो होती है उसके अंदर समर्पण हाउस से, हमारा वाला हाउस वीक था टीम वाइज भी, क्योंकि हमारी स्कूल की टीम के 3 व्यक्ति उसमें थे, 3 साथी मेरे थे, और हमारी वाली में मैं और एक ही थे। मतलब 3 जो थे वो अन्य टीम के अन्य जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं वो थे। मतलब उसमें अनुभव ज्यादा था उस सामने वाली हमारी टीम में, और स्ट्रॉन्ग ज्यादा वो थी। लेकिन हम लास्ट टाइम पर हम जिस तरह से हमने दिमाग से खेला, वो दिमाग से ऐसे खेला कि हमसे वो आगे चल रहे थे, और हमने 2 पॉइंट आगे मारने के बाद में कि समय पे ध्यान दिया कि समय अब कम बचा है, हमें इनका समय निकालना है। तो उस समय को हमने इस तरह से यूटिलाइज किया कि हम बॉल को लेके घूमते रहे, उनके पास बॉल आने ही नहीं दी, तो उनको मौका ही नहीं दिया। हमेशा आप ऐसे नहीं है कि आप आगे बढ़ के और चढ़ाई पे ही रहो, कभी कभी आप शांत रहकर और दिमाग से खेलेंगे तो भी आप जीत की तरफ जा सकते हैं। सर एक बात है, वहां से आपके अंदर कैप्टेंसी की भावना जागृत हो गई थी। जी। सर जैसे कैप्टेंसी की बात करें हमने, तो अब जैसे उस वक्त से आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आना शुरू हो गई थी सर। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप भी कभी क्लास के मॉनिटर रहे हो? नहीं, क्लास का मैं मॉनिटर नहीं रहा, बट कैप्टन में जरूर, स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि थी, तो स्पोर्ट्स का जरूर मैं कैप्टन रहा हूँ, और स्कूल के अंदर लीड किया है। और क्लस्टर्स में भी, जैसे बाहर हमारी स्कूल खेलने की तो उसके अंदर भी लीड किया है। स्पोर्ट्स में हमेशा से ही है, बास्केटबॉल का भी नेशनल्स का सर्टिफिकेट है, और ताइक्वांडो में भी नेशनल का सर्टिफिकेट मेरे पास अभी मौजूद है। क्या बात है सर। सर जो आपने गेम बताए कि आज उन गेम को क्या आज भी आप अपने साथ में कैरी करते हैं, इंटरेस्टेड रखते हैं उनमें? देखिए, समय मेरे को बिल्कुल इतना ज़्यादा मिलता नहीं है आज, लेकिन मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं खेलता हूँ, और नए नए खेल मेरे को खेलने का शौक रहता है खुद से ही। मैं खुद से जो खेल मेरे से छूट गए स्कूल समय में या कॉलेज समय में, मैं आज भी जाता हूँ अपने समय में, और डेली, मतलब मैं जयपुर हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, शाम के समय में अपने आप को देता हूँ 1 घंटा, चाहे मैं वॉक करूँ, रनिंग करूँ, टेनिस खेलूँ, बैडमिंटन खेलूँ, कुछ भी खेलूँ, वॉलीबॉल खेलूँ, गेम मेरे को सारे खेलने आते हैं। तो मैं खेलों के अंदर समय मेरा जरूर 1 घंटा 2 घंटा मैं जीवन में देता ही देता हूँ। सर वो जो उम्र होती है एक बच्चे की, प्री मेच्योर एज जिसको हम बोलेंगे, कि 11 से लेकर के 20 साल की उम्र के बच्चे या तो वो जल्दी बिगड़ जाएंगे या वो जल्दी सुधर जाएंगे। तो उस एज में आपने अपने आप को किस हिसाब से मेंटेन करके रखा है सर कि आप आज आप इस मुकाम पे हैं? देखिए, वो जीवन मेरे हिसाब से कच्चे घड़े की तरह होता है। दिशाहीन होता है एक बच्चा, उसके पास दिशा नहीं होती है कि हमें क्या करना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमें गलत है। आप देखेंगे तो कि सिक्कर शिक्षा नगरी है, यहाँ पे लाखों लाख बच्चे हैं, उनमें से सफल कितने होके जा रहे हैं, और कितने लोग अपने घर वालों का, मतलब वो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उन चीजों तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि किस क्या चीज मेरे लिए गलत है, क्या सही है। मैं मानता हूँ इस समय पे प्रॉपर गाइडेंस, चाहे वो घर वालों की हो, चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे वो साथियों की है, अपने बड़े भाइयों की हो, बड़ों की हो, लेकिन गाइडेंस जरूर जरूरी होती है। बिना गाइडेंस के अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो गलत ही होता है। कहीं ना कहीं गलती जो है एक ना एक देखी जाए तो माँ बाप की भी होती है सर। इसके अंदर गलती अपन एक केवल माँ बाप की ही नहीं मान सकते, इसके अंदर गलती सभी की मानता हूँ मैं, समाज की मानता हूँ, साथियों की मानता हूँ, बड़े भाइयों की मानता हूँ, गुरुजनों की मानता हूँ, कि अगर कोई अब
ऐसा तो है नहीं कि मेरे साथ का एक साथी है और वो गलत लाइन पे चल रहा है और वो दिन रात मेरे साथ है और मुझे पता नहीं है। वो मेरे को पता होगा। मेरा दायित्व ये बनता है कि कैसे मैं उसको वापस सही ट्रैक पे लाऊं, चाहे उसके लिए कठोर कदम उठाकर उसके परिवार से बात की जाए, उसके बड़े भाई से बात की जाए, उसको बिठाकर बात की जाए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे आपके हजारों लाखों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत कितने दोस्त हैं, कितने साथ आपके बात करने वाले की आप हर बात उससे शेयर कर सको, ऐसे लोग आपके पास कितने हैं, वो लोगों की कमी है। बिल्कुल सर। जैसे आपने बताया कि मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ एक, तो सर मैं पूछूँगा कि गाँव की वो एक प्यारी चीज़ जिसको आप आज भी याद करते हैं, और वो गाँव की ऐसी कौन-सी प्यारी चीज़ है जो आपको पसंद है सबसे ज़्यादा? देखो, अभी भी मैं कई लोगों को उदाहरण देता हूँ। मेरे दादाजी थे, आप कभी भी मेरे गांव से आप पता करेंगे तो गांव के चौक के अंदर उनकी एक थड़ी थी, छोटी सी। गांव की जहाँ पंचायत है वहां पे उनकी थड़ी थी, जिसके अंदर वो 1 रुपए की 16 गोलियां अपने बचपन में जो मिलती थी, वो वाली उस टाइप की एक थड़ी दुकान थी। और उस व्यक्ति का जज्बा, मैं आज चीजें याद करता हूँ, उस टाइम बचपन की वो चीज मुझे याद इसलिए है क्योंकि वो ना कभी धर्म जात का कभी देखते थे। उनको अगर किसी भी मोहल्ले में, अगर किसी भी दूसरे के भी घर के सामने नाली में अगर कचरा दिख जाता था तो वो नाली साफ करने लग जाते थे। क्या बात है। और गायों के लिए वो इतना व्यक्ति समर्पित थे कि उस समय पे गांव में गौशाला नहीं थी। आज तो एक बहुत बड़ी सी भव्य गौशाला है गांव के अंदर, गांव के सबके सहयोग से। तो शमशान की चारदीवारी करवा के और शमशान के लक्कड़ टाइप गेट बनवा के और उन गायों को शाम को सब लड़कों को लगा के, गांव वालों को लगा के, हम भी उनमें लग जाते थे कभी कभी। गायों को अंदर डलवाओ, गायों को अंदर डलवाते थे, उनका देखभाल, उनका खाने का, रहने का सब देखते थे। तो वो चीजें मेरे जहन में अभी भी है कि कभी भी जीवन में कहीं भी बढ़ जाए, अपनी जड़ों से परे नहीं होना है। जड़ों से हमेशा जुड़े रहना है और लोगों की किस तरह ज्यादा से ज्यादा काम आ पाऊं मेरे जीवन में, हमेशा ये सिद्धांत मैं लेकर चलता हूँ। सर अगर मैं आज की बात करूँ कि आज भी जैसे सीकर शहर की बात करें या फिर और कहीं बाहर की बात करें, तो गौ रक्षक आज एक ग्रुप बन रखा है, गौ रक्षक जोड़ रखे हैं। तो आपने भी गौ रक्षा के लिए क्या अपने अपने स्तर पे क्या काम किया सर? बिल्कुल, देखिए, जब अपने मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर इंसानों में अगर कोई महामारी आई थी तो वो कोविड था। और गायों के अंदर अगर कोई ऐसी महामारी आया था तो लंपी वायरस आया था। तो लंपी वायरस के अंदर मेरी खुद की टीम हमने पर्सनली लगा के, और उस समय पे हमने खुद टीमों को भेज करके गांव-गांव के अंदर हमने हेल्पलाइन नंबर चालू करके, आप मेरे पेज वगैरह पे भी देख सकते हैं, गायों के उपचार किए जब तक गाय खड़ी नहीं होगी, चाहे वो किसी के खेत में गाय हो, चाहे वो किसी रोड साइड पे गाय हो। हम जितनी गायों तक पहुंच पाए, क्योंकि बेजुबान जानवर है। इंसान तो बता सकता है कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, और जानवर बता नहीं सकता कि मेरे क्या दर्द हो रहा है, कौन सी दवाई गलत है या सही है। तो उनके उपचार के लिए हमने काफ़ी मेहनत की, हमारी टीम ने मेहनत की। उस समय पे हमारे सीकर के डिप्टी डायरेक्टर मैम भी थे, सुमित्रा जी, तो वो आए भी और उन्होंने मेरे को इस तरह से बातें की कि मैं पूरे शेखावाटी में घूम रही हूँ, पूरे सीकर में घूम रही हूँ, लेकिन सरकारें जहाँ फेल हो जाती है वहाँ समाज को आगे आना चाहिए, ये मेरा मानना है। और व्यक्तिगत जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने किया। और गौ रक्षा के लिए जो भी अभी भी लोग जितने संस्था बना रखी है, गौ चिकित्सालय नए नए बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी मुहिमें हैं। ये गायों के लिए, जो भी बेजुबान जानवर है, सबके लिए होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि बेजुबान जानवर जितने भी हैं उनके लिए, सबके लिए, हम युवाओं को जितना हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारी क्षमता नहीं है एक हॉस्पिटल खोलें, लेकिन एक पीड़ा में अगर कोई दिखता है कुत्ता तो उसके अपन इतनी क्षमता है कि मेडिकल से जाके दवाई लाके और उसकी दवाई हम लगा सकते हैं। जी। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप जब छोटे थे उस वक्त आपका आइडियल कौन था और आज आपका आइडियल कौन है सर आपकी लाइफ के अंदर? देखिए, मैंने मेरे बचपन से ही मुझे भगत सिंह जी का मैंने आइडल माना है अपने आप को। और अभी 23 मार्च को उनकी पुण्यतिथि भी है, तो उनको नमन। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह जी को लोग जिस तरह से मानते हैं, पूजते हैं, उसका थोड़ा सा जो नजरिया है वो गलत है। लोग अपनी गाड़ियों के पीछे फोटो और जोश में, और भगत सिंह जी के लिए कि ये वो थोड़ा सा आप सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि भगत सिंह जी किस तरह से किताबें पढ़ते थे। जेल के अंदर भगत सिंह जी ने 300 प्लस किताबें पढ़ी थी। भगत सिंह जी का कहना था कि मैं मर सकता हूं लेकिन मेरे विचार कभी नहीं मर सकते। भगत सिंह जी ने जो फैसला लिया, जो उन्होंने सोच समझ के किया, एक 23 साल का युवा, बहुत बड़ी बात है ये, 23 साल का युवा किस तरह फांसी पे चढ़ गया,
किस तरह से उनकी जीवनी के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, किस तरह से उनका जीवन था, क्या उनके विचार थे। भगत सिंह जी केवल पिस्टल ही नहीं चलाई उन्होंने, उनके जो विचार थे, उनके जो कोट्स थे, उनकी जो किताबें थे, उनकी जो शायरियां हैं, वो सबको पढ़नी चाहिए। और जिस तरह से उनके विचार थे, एक एक, वो नेहरू जी पे भी उन्होंने विचार दिया है, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल पे भी उनके विचार रखे हैं। तो वो सारे विचार हमको ध्यान में रखने चाहिए और उनके जीवनी पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे आप नाम ले रहे हैं भगत सिंह जी, हाथों में सर रोंगटे से खड़े हो गए सर एक नाम लेके सुनते ही। एक ऐसी शख्सियत है सर। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आजकल का यूथ जो है भगत सिंह जी को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है, उनकी छवि को, तो उसके ऊपर सर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, बिल्कुल है, उस छवि की भी जरूरत थी उस समय के दौर के अंदर। मैं भगत सिंह जी के जीवन को बुरा नहीं मानता हूँ। किस तरह से उन्होंने, जब लाला लाजपत राय जी पे हमला हुआ, किस तरह से उनको चोटिल कर दिया गया, और उसका बदला स्वरूप उन्होंने उन्होंने ये भी कहा था भगत सिंह जी ने कि इफ द डेफ हैज टू हियर द साउंड शुड बी लाउडर। तो उसका मतलब ये था कि गूंगे बैरों को, अगर गूंगों को अगर जगाना है तो उनके लिए धमाके हमें तेज करने पड़ेंगे। उनका जो अंदाज था वो मुझे पसंद है। उनकी जो जीवन की जो उनकी जो सोच थी, किस तरह से उन्होंने क्रांतिकारी होके और किस तरह स्वतंत्रता सेनानी इस तरह से अपना जीवन बिताया, देश के समर्पण नहीं, वो भी अपनी तरह जीवन जी सकते थे, साधारण जीवन जी के जा सकते थे। उनसे उनके घर से 60 किलोमीटर दूर जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ और उनके कानों में जब ये चीज पहुंची, उसी दिन से वो घर से और अपने गांव से पराये होकर और देश के लिए और युवाओं के लिए, आने वाले हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, वो उसी दिन आज़ादी की उस राह पे निकल गए थे। आप सोचिए किस उम्र में वो घर से निकले और क्या सोच थी उस व्यक्ति की। वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जो शब्द थे कि इंसान को मार सकते हैं, उनके विचारों को नहीं, वो उनके विचार आज भी जिंदा है। लेकिन युवाओं को कहना चाहूंगा कि अगर हम उनका गर्म पक्ष देखेंगे, तो हम जो उनकी एक सही दूसरा पक्ष भी है, जिसके अंदर किस तरह से वो जेल में रहते हुए उन्होंने किताबों की मांग की, उन्होंने जेल के अंदर रहकर प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल करी, उनके बारे में भी हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। भगत सिंह जी ने पिस्टल चलाई, भगत सिंह जी ने बम फेंके, वो सबको पता है। किस चीज के बारे में मालूम है, डीपली वो कुछ चीज को जानना नहीं चाहते सर। बिल्कुल, आजकल तो, पहले तो बुक्स ही थी, आजकल सोशल मीडिया भी है, गूगल के ऊपर उनकी पूरी डिटेल्स मिलेगी। तो सभी से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि सब लोग एक बार जरूर भगत सिंह जी की जीवनी जरूर पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन में आपके दोस्त कौन थे सर आपके साथ में, जो आपके साथ में आज भी जुड़े हैं? बिल्कुल, सबसे पहले दोस्त तो गांव के परिवार के भाई होते हैं, गांव के भाई होते हैं, सारे होते हैं। उस समय तो कहीं गांव से बाहर निकलना ही नहीं होता है। लेकिन मेरे को भगवान की दया से हमेशा दोस्ती यारी भाईचारा इतना ज्यादा मिला है कि मैंने पहला चुनाव भी मेरा लड़ा, तो लोग अपनी पार्टी छोड़ के, अपने झंडे छोड़कर मेरे साथ जुड़ जाते हैं। ये मेरा एक ऊपर वाले का आशीर्वाद मैं मानता हूँ कि मेरा जीवन के अंदर मैंने कभी किसी की दोस्ती जिससे मैंने निभाई है, भाईचारा किसी से निभाया है, तो वो जरूर मेरे को किसी ना किसी वजह से छोड़ के जा सकता है। मैं कभी उसको छोड़ता नहीं हूँ। अगर मेरी कभी भी होती है, मेरी खुद की आदत है, अगर मेरे से कभी भी, मेरे से छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर मेरे से गलती भी होती है, तो मैं स्वयं से उससे बात कर कर उससे, मैं खुद अपने आप को बड़ा महसूस महसूस करता हूँ इस चीज में, कि मैं कहता हूँ कि भाई तेरा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी गलती है, तो मैं मेरी गलती स्वीकार करना हमेशा अपने जीवन के अंदर ये मैंने उतार रखा है कि मेरी गलती होती है तो मैं गलती मानता हूँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर मेरे से दूर हुआ है, तो अगर वो कहता है कि मुकुल की वो गलती थी, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं, क्या बात। और आगे भी नहीं मिलेगा। कुछ दोस्त के नाम बताना चाहेंगे सर आप? दोस्तों के एक आधे के नाम ले लूंगा तो कई दोस्त बुरा मान जाएंगे। दोस्त, सारे दोस्त भाई मेरे दिल से जुड़े हुए हैं, दोस्त नहीं है, सारे मेरे भाई जैसे ही हैं, क्योंकि हमेशा साथ खड़े रहते हैं जहां जहां मेरे को जरूरत होती है। और समय के साथ वो दोस्तों का कारवा बहुत बड़ा हो गया है, तो अभी टाइम बहुत लग जाएगा अगर मैं नाम एक बताना चालू करूंगा तो। सर जैसे अगर हम जाने कि कॉलेज लाइफ में अगर आपकी पॉलिटिकल लाइफ शुरू हुई है, तो वो कौन सा दौर था जब आपने कॉलेज में एंटर लिया, और कहाँ से मूवमेंट में आपने एक पॉलिटिकल लाइफ में कदम रखा? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति को मैंने नहीं चुना, राजनीति ने मुझे चुना है। क्योंकि जब कॉलेज लाइफ में मैं था, तो मैंने कभी जीवन में राजनीति की सोची नहीं। और राजनीति के अंदर मैं एक एक हॉस्टल में ही था, मैं अपनी कॉलेज के अंदर भी। तो उस टाइम पे एनएसयूआई का हमारे इलेक्शंस होने थे कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज के अंदर एक विंग का मेरे को मेंबरशिप बनानी थी।
तो आज उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेंबरशिप पहली बार मैंने बना के दी थी। मतलब एज ए वर्कर मैं बड़ा अच्छा रहा हूँ। मैंने एनएसयूआई के लिए उस टाइम पे मेंबरशिप अच्छी करवा के दी थी, तो एनएसयूआई से मेरी शुरुआत हुई है। और उस टाइम पे कोई पद का लालच, ना कोई चुनाव लड़ने की कोई ख्वाहिश थी। बस ये था कि सीनियर्स ने बोला था कि आपको एनएसयूआई के लोग जोड़ने हैं, तो एनएसयूआई के लोग जोड़े और उनके वोटिंग के अंदर वोट करवाए। वो मेरी शुरुआत थी। उसके बाद में मैं बताऊं आपको जीवन में कि लोग सोचते हैं कि जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़के जिला अध्यक्ष बन गए, इन्होंने कुछ संघर्ष नहीं किया। तो संघर्ष की गाथा ऐसे है कि मैं सबसे पहले जब अगर मेरे को कोई पद मिला, तो पद मिला था मेरे को संयुक्त सचिव का राजस्थान के अंदर। आज तो वो सचिव बनाने भी बहुत कम हो गए। संयुक्त सचिव मतलब हजारों में थे उस समय पे बनाए गए थे उस कार्यकारी में। लेकिन मेरी सक्रियता थी कि मेरे को काम करने की, एक मेरे को जज्बा था, लोगों के बीच जाने का था। उसके बाद में मेरी सक्रियता देखते हुए, मैंने देखते हुए, और जो हाईकमान था उसने, राजस्थान के प्रदेश की जो यूथ कांग्रेस की थी, उन्होंने मेरे को जयपुर का सह प्रभारी बनाया यूथ कांग्रेस का। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एक प्रभारी के नीचे मेरे को काम करने का मौका मिला। और जयपुर के जो विधानसभा अध्यक्ष थे सारे, वो मेरे 4 विधानसभा अध्यक्ष अंडर आते थे, तो उनके साथ रह के मैंने काम किया, मीटिंगों में जाना, उनको ले जाना। और उसके बाद में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि साथियों ने कहा, और टीम के साथियों ने और सब ने कहा कि इस बार का इलेक्शन यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष का अपन को लड़ना है। तो यूथ कांग्रेस का फिर इलेक्शन मैंने सीकर जिले से लड़ा। सर संघर्ष का वो पल जो आपका कोई नहीं जानता, वो मोमेंट जो आप अपने हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, वो बताइए सर। देखिए, संघर्ष बिल्कुल राजनीति के अंदर, अगर मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी युवाओं से, कि कभी कोई शॉर्टकट है नहीं। अपन सोचते हैं कि डायरेक्ट अपन यहाँ पहुंच जाएं, वो नहीं पहुंच सकते। हमें संघर्ष करना पड़ेगा, सारे दिन हमें देखने पड़ेंगे। अगर पार्टी के लिए समर्पित होकर पार्टी के लिए काम करेंगे, तो पार्टी बिल्कुल आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा था जिला अध्यक्ष का, तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतने वोट आएंगे। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर वोट मिले मेरे को, और सबसे ज्यादा वोट डिफरेंस से मैं जीत के आया, तो उसका केवल और केवल कारण यही है कि हमने संघर्ष कर रखा था और लोगों से जुड़ाव था। चारों तरफ पूरे जिले के अंदर 8 विधानसभा के अंदर मैं 1 महीने तक हमारी वोटिंग चली थी। तो घूम घूम के 10-11 किलो वजन कम हो गया, जो जीवन में कभी हुआ नहीं, अभी सोच के भी नहीं कर पाऊंगा। तो एक भागदौड़ थी बहुत, और संघर्ष था। संघर्ष बिना वो वोट नहीं बनते। 1,60,000 वोट उस टाइम पे यूथ कांग्रेस के पड़े थे, और धन्य है ऐसा संघर्ष देखने को मिला। और जीवन में कभी भी कहीं पहुंचेंगे तो संघर्ष से ही पहुंचेंगे। सर एक सवाल पॉडकास्ट से हट के पूछता हूँ सर मैं आपसे, जी, कि बीजेपी और कांग्रेस में से आपने केवल कांग्रेस को ही क्यों चुना सर? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पहला तो ये कि मेरी पृष्ठभूमि भी कांग्रेस से ही है, और दूसरा मेरे विचार जो मिलते हैं वो कांग्रेस से ही मिलते हैं। जिस तरह की विचारधारा कांग्रेस की है वो मुझे भाती है, और जिस तरह से अपनत्व का भाव कांग्रेस के अंदर है। और आज की राजनीति के बारे में ज़्यादा बात चर्चा नहीं करके, मेरा युवा होने के नाते, और युवा का मेरा खुद से अपने आप से ये फैसला था कि कांग्रेस ही अपन को ज्वाइन करनी है, कांग्रेस में ही रहना है, क्योंकि इसकी विचारधारा और इसकी जो रीत नीत, गंगा जमुना की तहजीब, ये सारी चीज़ें मेरे को भाती है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी किसानों की, आम वर्ग की, गरीब की, सबकी बात करती है, उस हिसाब से मुझे ये कांग्रेस पार्टी पसंद है। बिल्कुल सर। उस वक्त अगर रैंडम पीपल्स की बात करें जिन्होंने आपकी मदद की हो, कहीं ना कहीं उनका हाथ हो आपके पीछे, आपकी सक्सेस के पीछे, अगर आप बताना चाहें उनका किस्सा। जी, बिल्कुल, ऐसे बहुत से किस्से हैं। मेरे को काफ़ी बार ऐसे फ़ोन आते हैं। इनफैक्ट आज ही मुझे एक फ़ोन आया था। और बहुत से लोग हैं, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव और इतने पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे, 1,60,000 वोट, हाँ। बहुत ज़्यादा वोट होते हैं युवाओं के लिए। तो उस समय के दरमियान इतने लोगों ने वोट किया। आज भी अगर मुझे कोई अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बोलता है कि भाई साहब, उस समय पे आपकी हमने मदद करी थी बेटा, उस समय पे, तो मेरे का एक बड़ा गर्व महसूस होता है। और मैं उनका कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूँ। उनका कोई भी काम होता है तो उसके काम के आड़े आता हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति मेरे को फ़ोन करता है, किसी भी वर्ग का, आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे जिस तरह से दोस्ती मेरी लोगों में है, उस तरह से ना तो किसी राजनेता की होगी, ना कोई इस तरह से अपने तो भाव वाला मिलेगा। मेरी हर वर्ग, हर जाति, बंजारों में, किसी भी वर्ग में ले लो आप, वो इस तरह से दोस्ती है कि अगर मैं उनको, मेरी रैली या कार्यक्रम है और उनको नहीं पता लगता है, या मैं उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाता हूँ, तो वो मेरे को आगे से चला के फ़ोन करते हैं कि भाई साहब, आप हमसे नाराज़ हो क्या? आपकी गलत बात है, आपने इन्फॉर्म कैसे नहीं किया, आपने बुलाया कैसे नहीं? उन लोगों को ये पूरा चुनाव टेक्नोलॉजी का था, उनको पता नहीं था वोट कैसे लगेंगे। मेरे को उस समय पे एक फ़ोन आया कि भाई साहब, मैं
10 ट्रॉलियां भर के लोगों की ला रहा हूँ, लेकिन आपका बूथ कहाँ लग रहा है। तो मेरे को एक हंसी भी आई और अपने आप पे गर्व भी महसूस हुआ। मैंने कहा इस चुनाव में बूथ नहीं लग रहा, इसमें फोनों पे वोट हो रहे हैं, मैं आपके पास बूथ भेज रहा हूँ। बोलो भाई साहब इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? तो सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब उन लोगों ने मुझे वोट दिए ऐसों ने जिनको पता भी नहीं था कि सोशल मीडिया पे वोट, बोले ये कैसे वोट हैं जो फोनों पे लग रहे हैं, मेंबरशिप हो रही है, क्या वोट है। लेकिन उन्होंने घर घर जाकर अपने तंबुओं में ले जाकर उन मोहल्लों से भी वोट निकाल कर मुझे वोट दिए। तो मैं धन्य मानता हूँ उन अनजान लोगों का भी। और जीवन में कभी उनका कर्ज उतार नहीं पाऊंगा, कभी उनका कर्ज भूल नहीं पाऊंगा। प्रयास हमेशा करूंगा कि उनका कभी भी कोई भी काम हो, अनजान व्यक्ति का भी फोन आता है तो मैं उसकी मदद करने की प्रयास करता हूँ और हमेशा जीवन में करता रहूंगा। क्या बात है। तो जैसे कि आप यूथ के लिए, आज के यूथ के लिए काम करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जैसे आप देखते हैं कि आजकल का जो यूथ है गलत डायरेक्शन में ज़्यादा जल्दी चला जाता है अच्छी डायरेक्शन के बजाय। तो इसका सबसे पहले तो रीज़न आप किसको मानते हैं? देखिए मैं इसको बताना चाहूंगा, मैं पहले भी बताया था कि इस टाइम पे बच्चा कच्चे घड़े की तरह होता है। हम भी इस दौर से गुजरे हैं, दिशाहीन होते हैं, थोड़ी सी दिशा का पता नहीं होता है, साथ में कुछ गलत हो रहा है तो भी नहीं पता कि ये हमारे लिए गलत हो रहा है, मेरे परिवार के लिए गलत हो रहा है, आगे के लिए गलत हो रहा है। मैं किसी को इसका जिम्मेदार ना मानते हुए मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को एज ए यूथ, बड़े भाई, छोटे भाई और परिवार के अंदर हमें देखना पड़ेगा, माँ बाप को भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर मेरा बच्चा गुमसुम रहता है, अनजान रहता है, अकेले में रहता है, फोन पे ज्यादा समय बिताता है परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों को समय नहीं दे रहा है, अपने दादा दादी को समय नहीं दे रहा है, अपने नाना नानी को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कुछ उसके मन में है, उसके मन की बात टटोलनी चाहिए। और हाँ बिल्कुल, इससे अब नकार नहीं सकते हैं कि शिक्षा नगरी तो जहां से हम सिक्कर में रह के बढ़ रहा है, उसी के साथ नशे का जाल भी सिक्कर जिले के अंदर बहुत भयंकर बढ़ रहा है। जिस तरह से मैंने खुद ने भी ये मुद्दे उठाए हैं, जयपुर में भी मुद्दे उठाए हैं, कहीं पे भी मेरे को मौका मिलता है ये मुद्दा उठाता हूँ कि आसानी से जिस तरह से पानी की बोतल मिलती है उस तरह से नशा उपलब्ध हो जाता है। मेरे पास खुद के पास युवा साथी कभी आते हैं, मैं उनको एक राह पे लाने की कोशिश करता हूँ, उनके घर पे बात करता हूँ, उनको समझाइश करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन इन चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये, अगर बच्चा आजकल ऑनलाइन गेमिंग, एक तरफ तो गवर्नमेंट है जो सोशल साइबर साइबर जो क्राइम्स है इनमें धरपकड़ कर रही है, किसी के 1000 रुपए भी अगर कहीं से आ रहे हैं तो उनको बुलाया जा रहा है, उनके पे कार्रवाई करी जा रही है। दूसरी तरफ हमारे ही देश के अभिनेता, बड़े बड़े नाम ना लेकर, स्पोर्ट्स के बड़े पर्सन, ये जो गेमिंग एप्स है इनका खुले आम प्रमोशन कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान लेवल के कलाकार हो, चाहे वो नेशनल लेवल के कलाकार हो, वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं। तो उन एप्स में है क्या? आप मेरे को ये बताइए कि गेम्स खेलने के लिए अगर प्रेरित करना है तो खेल मैदान हमारे सुने पड़े हैं, उनके लिए कीजिए। किसी अलग अलग खेल, आज इतना बड़ा देश हमारा है, युवाओं की फौज हमारे पास, हिंदुस्तान सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है और उसके अंदर से 50% युवा हिंदुस्तान में है। इतना पोटेंशियल किसी देश में नहीं है, युवा किसी देश में नहीं है इतना। और फिर जब हमारे मेडल लाने की बात होती है तो आते हैं 3 4 5, इससे मेडल नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? हमारे खेल के मैदान खाली पड़े हैं। हमारे क्यों ना हमारे खेल के अंदर लोगों की रुचि है, गेम्स के खेल के प्रमोशन चल रहे हैं, क्यों ना हम उन लोगों को एक दिशा दिखा के उनको मैदानों में लाया जाए, युवाओं को लाया जाए, उनके अंदर भविष्य दिखाया जाए, उनके अंदर प्रेरणा दी जाए कि किस तरह से आपका खेलों के अंदर भी कमी नहीं है। लोग नेशनल्स खेल के गवर्नमेंट नौकरी लग रहे हैं, दूसरे अलग अलग विभागों के अंदर नौकरी का ऑप्शन है, लेकिन जानकारी का अभाव है। किस तरह से खेलों, जो ऑनलाइन गेम्स है, आप मुझे बताइए, ऑनलाइन गेम्स का प्रमोशन खुले आम हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर कोई एक फेम पे आता है, मेरे पास भी ऑप्शन आए हुए हैं कि आप हमारा प्रमोशन कर दो, मैं बिल्कुल आज करूंगा ना कल करूंगा। अच्छा सर, एक चीज, वो ऑफर कितना बाउंड करते हैं वो बताइए। वो ऑफर कुछ भी करो, वो ऑफर उनके सुनने ही नहीं है। मेरे मेरे जैसे लोग ऑफर कभी उनका सुनेंगे नहीं, चाहे वो कैसा भी ऑफर दे, उनका ऑफर सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं है। मेरा स्पष्ट है, मैं उनको स्पष्ट जवाब देता हूँ कि ऐसी चीजें गलत है, ये कभी ना होने देंगे। इनके खिलाफ भी आज आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज हिम्मत रखता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर प्रेरणा दे रहे हो उनको ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, बच्चा क्या करता है, मैं आपके पास छोटा सा एक मामला बताता हूँ। बच्चा खेल रहा है, बच्चे के पास एक लिंक आ गया ऊपर कि इस स्टेज से इस स्टेज पे जाने के लिए इस पे दबाए, वो इस पे दबाता है, वो जीतता है उसके अंदर 100 रुपए। वो ऐसे सोचता है वाह, वो जीतता है 500, वो जीतता है 1000। वो उसकी फादर का फोन होगा या उसकी मदर का या बड़े भाई का फोन होगा, एक छोटे बच्चे की कहानी बता रहा हूँ और ये रियल कहानी बता रहा हूँ। अच्छा। उसके पास आएगा,
फिर वो उसके अंदर फिर लिंक आएगा, वो लिंक पे दबाएगा, वो हारता जाएगा, हारता जाएगा, हारता जाएगा, वो बैंक अकाउंट खाली। फिर उसके घर वाले पड़ताल करते हैं, पता लगता है, बोले हमारा तो फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया। फिर कंप्लेन कराते हैं, बच्चा डर के भाव से बता नहीं पाता है। फ्रॉड में फिर सामने चीज आती है साइबर क्राइम से कि गेम के अंदर आपके बच्चे ने हारे हैं, पिन लगाई है इसलिए हारे हैं, चाहे आप डिलीट कर दो, सारी चीजें वो रहती है। फिर उस बच्चे से अगर पूछा जाए, वो गलती बच्चे की नहीं मानता हूं मैं, ना उस परिवार की मानता हूँ, मैं गलती मानता हूँ ये लोग जो खुलेआम प्रमोशंस कर रहे हैं और इनको प्रमोशंस होने दे रहे हैं। गवर्नमेंट का इसके अंदर पूरा रोल होना चाहिए, इन पे सख्ती से कड़े कानून होना चाहिए। जो जो चीज़ें ऑनलाइन गेमिंग गलत है वो गलत है, सही है वो सही है, इन पे रोक लगनी चाहिए। किस तरह से युवाओं के साथ, एक तो हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी तरफ से इस तरह की मार, एक सपना उनको फोन पे दिखा रहे हैं कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, लूडो खेल के अमीर हो जाएंगे। क्यों नहीं वो मेहनत करके पढ़ाई में अपना भविष्य बनाए, खेलों में अपना भविष्य बनाए। दूसरे बहुत से फील्ड है, राजनीति में आना चाहिए युवाओं को, व्यापार में आना चाहिए युवाओं को। ये चीजें सरकार, इन पे एक्शन लेना चाहिए, इन चीजों पे रोकथाम लगनी चाहिए। और जो चीज सही है उसको सही बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, और गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये तो कहीं न कहीं देखी जाए तो ये इंडियन गवर्नमेंट की भी गलती है। उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि जो गैम्बलिंग के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, इनको बैन करे या इनके ऊपर रोक लगाए या रूल्स रेगुलेशन बनाए इनके ऊपर। अच्छा सर, वो बच्चे जो अपनी मर्ज़ी से फ़ोन का गलत से इस्तेमाल करते हैं, देखा जाए जैसे मान लो क्लास कर रहे हैं किसी कोचिंग्स के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ भी कार्य करें तो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके ऊपर आप क्या बोलेंगे कि फ़ोन नहीं, उनके लिए वो एक लत हो गई है, जिसे हम ड्रग्स बोल सकते हैं सर? देखो, टेक्नोलॉजी का हम सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति गलत दिशा में नहीं जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ़ोन का सही इस्तेमाल भी करते हैं। वो लोग अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए फ़ोनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भाई मेरा अगर इस चीज़ से भटक कर चल रहा है, तो मैं उसको कहूँगा कि जीवन का ये दौर फिर से आएगा नहीं। इस दौर का अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, समय आपका गेट 2 बार खड़खड़ा सकता है, 3 बार खड़खड़ा सकता है। समय निकलने के बाद में जब चीज़ें हाथ में नहीं रहेगी, तब वो चीज़ें याद आएगी कि उस समय पे मैंने मेरा जीवन का जो एक गोल्डन एरा था, गोल्डन समय था, उसको मैंने व्यर्थ गँवा दिया, अपने जीवन पे ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार पे ध्यान नहीं दिया। और एजुकेशन तो मस्ट है। मैं कहना चाहूँगा कि ये एक कड़ी है। अगर आप परिवार में, अगर किसी को अगर शॉर्टकट है, तो वो केवल एजुकेशन है। अगर आप एजुकेटेड हो और किसी भी फील्ड में हो जाते हो आप, तो वो आपको एजुकेशन जो आपका जो है उसके अंदर जो सीखने को मिला है, वो आपको एक अलग मुकाम पे लेके जाएगा। ये मेरा एक व्यक्तिगत आपसे अनुरोध है। बिल्कुल सर। तो इस चीज़ पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि एक स्टूडेंट को या फिर एक छोटे बच्चे को कैसे सिखाएँ उसके माँ-बाप। पर मैंने हाल ही में एक इंसिडेंट सुना था, अगर मैं बात करूँ आज के यूथ की, तो सर बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी, जिनका नाम नहीं लेना चाहिए वैसे। तो उनमें क्या आजकल के सर एक फेयरवेल का प्रोग्राम होता है। तो सर वो स्कूल के बच्चे हैं, ना कि 12th के बोल सकते हैं उनको, 12th के मात्र, कॉलेज के भी नहीं सर वो। वो निकलते हैं पोर्शे, जैगुआर, बड़ी-बड़ी कार्स लेके, मर्सिडीज़। और एक बार का इंसिडेंट था सर, वो निकले और उन्होंने एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया और उस कारण से उस एम्बुलेंस में बैठे शख्स की डेथ हो गई सर। उस पे आपका क्या विचार है? देखिए, मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल, ये तरीका जो फेयरवेल का है, ये भी वो गलत है। इसके बजाय उनको कुछ सेवा का काम करना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए। और अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो एम्बुलेंस को तो हमेशा जीवन में साइड देनी ही चाहिए। मैं तो खुद एम्बुलेंस को कहीं देखता हूँ, तो रोड से नीचे उतारने की, उसके खुद उतर के जगह करवाने के लिए मैं प्रयास में लग जाता हूँ। क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर जो व्यक्ति बैठा होता है, जो उसका परिजन बैठा होता है, उसके लिए हर एक सेकंड का मायना होता है, क्योंकि डॉक्टर के पास उसको पहुंचाना होता है। आपको नहीं पता कि उस एम्बुलेंस के अंदर क्या इमरजेंसी, क्या सिचुएशन के अंदर कौन किस स्थिति में व्यक्ति होता है। कभी कभी डॉक्टर्स भी बेचारे क्या करें, जब टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है मरीज उनके पास, तो एम्बुलेंस युवा साथी कभी भी आप देखो, तो उनको ना केवल साइड दो, उनके लिए रास्ता बनाने का भी प्रयास करो। अगर आप भीड़ में कहीं एम्बुलेंस दिख जाती है, चाहे आपको उनके लिए लड़ना पड़ जाए, लेकिन आपको एम्बुलेंस के लिए रास्ता करवाना है। मैं खुद मैंने एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस अभी मैंने जनाना अस्पताल में लगा रखी है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए लगा रखी है। कोविड समय पे मेरे पास कॉल आए थे, तो उस टाइम पे मैंने चालू करवाई थी, फिर जीतने के बाद में मैंने वो कंटिन्यू करवा दी। आज भी वो एम्बुलेंस है, वहाँ पे चल रही है। डॉक्टर्स को मैंने खुली छूट दे रखी है, इवन मेरे पास भी उनके कॉन्टैक्ट नहीं है। वो डायरेक्ट
जो उनको लगता है कि ये ज़रूरतमंद है, इसकी घर पे जाने की या इसकी अच्छी सुविधा व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स को मैंने परमिशन दे रखी है, आप लोग उनको साइन कर दो, वो एम्बुलेंस उनको घर तक छोड़ के आती है। कोविड के अंदर एम्बुलेंसों की भी कमी थी और डॉक्टरों की भी कमी थी, और उस समय पे जनाना अस्पताल से मेरा जुड़ाव रहा है हमेशा, तो उनसे फ़ोन आया कि आप कम से कम एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाओ, कोई आ नहीं रहा है। तो जो गर्भवती महिलाएँ हैं, जो जो लोग, क्योंकि रेडियो पे भी लेके जा रहे थे, ई-रिक्शा भी मिलना मुश्किल हो रहा था, तो उस टाइम पे एम्बुलेंस चालू करवाई थी। तो एम्बुलेंस को हमें कभी भी जीवन में रोड पे देखते हो तो उनके लिए अलग से हमें राह बनानी है, क्योंकि युवा हैं हम, युवा, आने वाला भविष्य देश का युवाओं पे है, और वो हम पे डिपेंड करता है कि हम आने वाला जीवन हमारे बच्चों को या हमारे आने वाली पीढ़ियों को किस तरह का हिंदुस्तान सौंप के जाएँ। बिल्कुल। सर आज के युवा की जैसे बात करें तो सर आज का युवा जो है अपनी देश की कलाकृति, संस्कृति इन सब चीज़ों को भूलता जा रहा है। अगर इस चीज़ की अगर हम बात भी करते हैं, तो सर वो बोर हो जाता है और उस चीज़ को छोड़ के उस टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक पे आ जाता है। क्या ये चीज़ बोरिंग है या फिर क्या हो रहा है सर युवा के साथ? देखिए, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो इतनी पुरानी है कि देश-विदेश से लोग भ्रमण पे आते हैं हमारा जीवन देखने, हमारी संस्कृति देखने, सोने की चिड़िया को देखने। वो लोग बड़े-बड़ी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। अपन जयपुर देख के खुश हो जाते हैं कि इतना बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क से लोग आ रहे हैं, विदेश के हर कोने से लोग आ रहे हैं। वो कैसा जीवन जीते होंगे, और वो आके अपनी संस्कृति देखते हैं, किस तरह से हिंदुस्तान की संस्कृति है, सबसे पुरानी संस्कृति हिंदुस्तान की है। तो संस्कृति से हमें कभी दूर ना होना है, और जीवन के अंदर ये कभी बोरिंग का विषय है नहीं। आप इनकी थोड़ी-सी गहराइयों में जाएँगे, आप इनके थोड़ा-सा इनके बारे में शोध करेंगे, चाहे आप ऑनलाइन गूगल पे करिए या इनके बारे में पढ़िए। हमारा जो इतिहास है वो दुनिया के अंदर सबसे पुराना इतिहास है, सबसे भाईचारे का, एकता का, और एक-दूसरे को साथ लेकर चलने वाला हिंदुस्तान का हमारा आज तक का इतिहास है। इस तरह का देश ना तो कभी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में जो भी हमारा काल था और आज भी है, ना तो ऐसा कभी देश है, ना कभी इतने बड़े देश की कभी पूरे विश्व के अंदर आज हम देख सकते हैं किस तरह से आस-पास के पड़ोसी देशों के अंदर किस तरह से गृह युद्ध छिड़े हुए हैं, क्या-क्या वहाँ पे ऐसे-ऐसे चीज़ें होती है। लेकिन एक बहुत ही धन्य है ऐसे हमारे पुराने गुरुओं की धरती को, कि किस तरह से उस ज़माने से लेकर आज तक यहाँ पे किस तरह के लोग लूट लूट कर भी ले गए, लुटेरे भी आए, कितने-कितने अंग्रेज़ों ने भी 200 साल तक शासन किया। कितने शासन और कितने काल इस देश ने देखे, लेकिन किस तरह से आज़ादी के बाद में ये देश खड़ा हुआ, और आज देश और दुनिया के अंदर इस देश का नाम है। नाम इसीलिए है कि सब लोग काबिल लोग हैं। हमारे देश के जो भी लोग कहीं पे भी विदेश के अंदर हैं, तो वो कोई भी सेकंड नंबर पे नहीं है, वो सब फर्स्ट पोज़ीशन पे ही है। चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, चाहे साइंटिस्ट हो, कोई भी आप उठा के देख लीजिए। अभी सुनीता विलियम्स आए हैं तो उनका भी पृष्ठभूमि, कोई भी व्यक्ति देख लीजिए आप, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, उनकी जड़ें हिंदुस्तान की मिलेगी। तो इस तरह से हमारी संस्कृति है, इससे हमें सबको जुड़ना है। इसके बारे में ये कभी भी बोरिंग है ना कभी आगे होगा, क्योंकि हम जाते हैं, हमारे देश के लोग, हम हिंदुस्तान पूरा नहीं घूम पाते हैं, और हम बात करते हैं विदेशों की, वहाँ घूमने के लिए क्या है? वो तो अब बने हैं, बिल्डिंग्स बनी है। हमारे पुराने लोगों ने इतने बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित करके यहाँ ऐसे-ऐसे चीज़ें पूरे हिंदुस्तान के अंदर बना रखी है। महल देख लो, दीवारें देख लो, ताजमहल देख लो, चाहे कुछ भी चीज़ें देख लो। उस ज़माने में, उस हज़ारों साल पहले वो चीज़ें बना के रख रखी है, जो वो आज चाहकर भी टेक्नोलॉजी से नहीं बना सकते हैं। वो तो शोध करते-करते उनकी जो साइंटिस्ट है अभी तक शोध ही कर रहे हैं कि ये चीज़ें बनी कैसे है। सर हाल ही में देखा जाए तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस आने वाला है, जो कि एक राजस्थान का बहुत ही बड़ा पर्व है। अगर मैं आप अगर अपनी तरफ से राजस्थान के युवा को या अपनी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पर? आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान दिवस की सभी राजस्थान वासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और राजस्थान का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। राजस्थान जब देश आज़ादी होने के बाद में सबसे पहले मिलने वाले राज्यों में से एक राज्य था। सबसे पहले पहल हमने की थी कि हिंदुस्तान में हम जुड़ेंगे, और आज का इतिहास उठा के देख लीजिए कि राजस्थान ने कभी भी अलग होने की माँग नहीं की है। कभी भी राजस्थान की संस्कृति किस तरह से अलग-अलग महाराजा थे, राजा थे उस समय के,
तो कभी भी हमने ये ना तो ये कभी सवाल उठा ना कभी उठेगा। हिंदुस्तान को अगर जरूरत पड़ेगी तो ये राजस्थानी और मारवाड़ी, जो हमारे मारवाड़ी नाम से हम पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, व्यापार के लिए जाने जाते हैं, तो मारवाड़ी अगर हिंदुस्तान को कभी भी जीवन में जरूरत पड़ेगी तो मारवाड़ी सबसे पहले उतर कर आगे आते हैं। कोविड काल में देख लीजिए, चाहे किसी भी काल में जो भी आपदा कभी भी देश पे आई है, तो मारवाड़ियों ने, राजस्थानियों ने अपनी छाती खोलकर देश के सामने रखी है और आगे भी रखेंगे। धन्यवाद। सर मैं आपसे पूछूं तो अगर आपकी जिंदगी का सबसे सैड मोमेंट बोले या निराशा का पल आपका कौन सा रहा आपकी लाइफ का, जो आपको आज भी अगर आपको सोचे तो एक दुख का विचार अपने मन में आता हो? देखिए, मत जीवन के ये रंग है, आशा निराशा जीवन में आती रहती है, चलते रहते हैं। हमेशा हम आशा में ही नहीं रह सकते, ना हमें निराशा भी भोगनी पड़ सकती है। इसके भी बहुत से एक तरीके होते हैं कि किस तरह से आप निराश हो। कभी कभी हम मेरे बड़े भाई या कभी जीवन के अंदर गांव के युवा साथियों को खोया है, तो बड़ा ही निराश मैं हुआ उस समय पे। और ये तो जीवन के रंग है, ये तो देखने हम युवा हैं लेकिन हर चीज के लिए तैयार हैं। और अगर इन चीजों को, इन पलों को हम अगर आशा निराशा इनको लेकर चलेंगे तो कहाँ बढ़ पाएंगे, कहाँ जा पाएंगे। हमेशा मेरा ये मानना है कि आज अगर दुख है तो कल हमें खुशी के लिए, कि कल आने वाला दिन खुशी होगा, इसके लिए हमें संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। इस विचारधारा पे और इस रीत पे हमें चलना चाहिए। सर देखा जाए तो आप जैसे आप सीकर के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आप सीकर में क्या क्या चीजें चेंजेस लाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि सीकर में ये चीज मैं करना चाहता हूँ? देखिए, चेंजेस एज ए मैं कोई पॉलिटिकल जवाब देके राजनीति के हिसाब से कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि कभी भी युवाओं के लिए अगर कोई भी उनके हक की लड़ाई होगी, तो चाहे मैं किसी भी पद पे हूँ, किसी भी पार्टी में हूँ, मुझे किसी भी ताकत से लड़ना पड़े, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, चाहे वो मेरी खुद की पार्टी हो, अगर उनके लिए मेरे को लड़ाई लड़नी पड़ी तो मैं बिल्कुल बेझिझक उनकी लड़ाई लड़ूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ। सर आप में जैसे लीडरशिप की क्वालिटी है, आप एक लीडरशिप को मेंटेन करते हैं, क्या आपको भी कभी लीडरशिप की क्वालिटी ऐसे लोगों को मैनेज करने में मुश्किल आई सर? नहीं, मुश्किलें तो हर चीज में, राजनीति भी एक चीज मैं आपसे बताऊं कि अगर मुद्दा राजनीति का है तो राजनीति के बारे में एक धारणा बनी हुई है कि राजनीति गंदी चीज है। तो राजनीति को साफ कौन करेंगे? अगर मैं कहता हूं कि गांव के युवा सरपंच बनेंगे, युवा पार्षद बनेंगे, युवा विधायक बनेंगे, युवा सांसदों में होंगे, तो ये देश एक अलग दिशा के अंदर होगा। ये एक बात मेरे मन की है कि युवा अगर किसी भी फील्ड में होता है तो वो एक अलग ऊर्जा से होता है, अलग उसका एक उसके साथ लोगों का होता है। तो युवाओं युवाओं को भी इस तरह से भी मौका मिलना चाहिए। और जो पॉलिटिकल एनालिसिस भी, जो पार्टियां हैं, उनको भी इन चीजों पे सोचना चाहिए कि युवाओं को जमीनी स्तर से किस तरह विधानसभाओं तक, संसदों तक भेजने की इनकी राय जो इनकी होनी चाहिए। क्या बात है सर, बिल्कुल सर। सर एक चीज जो है आज की जो करंट में चल रही है, एक यूथ के ऊपर या फिर स्टूडेंट के ऊपर एक काफी प्रेशर रहता है सर स्टडी का। काफी बच्चे उसको मैनेज कर पाते हैं, काफी बच्चे नहीं मैनेज कर पाते हैं। न जाने किस कारण से कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं सर। तो आप उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं कि कहाँ क्या पीछे छूट जा रहा है? देखिए, एक तो मैं इस चीज का मानता हूँ कि सबसे पहले तो सुसाइड करना बहुत गलत है। एक व्यक्ति निराश होके और हताश होके ये कदम उठाता है कोई भी, मैं इसको, एक सुसाइड को अपन क्या ही बोल सकते हैं, समाज के अंदर इस चीज का कोई जगह नहीं है, कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, वाकई ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कंपटीशन तो वाकई में बहुत ज्यादा है, कि वैकेंसीज लाखों लाख पे वैकेंसीज हजारों में निकलती है, लाखों लोग अपीयर हो रहे हैं। किसी भी एग्जाम का उठा के देख लीजिए, किसी भी विभाग का उठा के देख लीजिए, लोग फाइट करेंगे, 10-15 लाख, वैकेंसी निकलेगी 1500, 2500। तो कंपटीशन तो इतना हाई लेवल का है, बहुत लेवल का है। लेकिन अगर इन चीजों से परे हटके, अगर बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ पेरेंट्स ये भी सीख दे, स्कूल्स भी दे, मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत हो सकता है मैं इस चीज पे गलत हूँ, गुरुजन ये ज्ञान दे, परिवार के लोग ज्ञान ये दे कि आपके पास अगर पढ़ाई में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हो तो आपको व्यापार के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट है जो व्यापार के लिए नए नए ऑफर्स दे रही है।
आपको दूसरे किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के देखना चाहिए। विदेशों के अंदर नौकरी तक लोग हमारे जा रहे हैं प्राइवेट के अंदर, और खूब अच्छी सैलरीज और खूब अच्छा अपना जीवन व्यापित कर रहे हैं। और बहुत से क्षेत्र है, चाहे किसी भी क्षेत्र को मान लीजिए आप, वो दूसरे क्षेत्रों में भी उनकी रुचि होनी चाहिए। अब स्कूलों में और कोचिंग्स में केवल ये प्रेशर रहता है कि तेरे को केवल एक आपने घोड़ों की रेस देखी है तो उस घोड़े के जो वो इधर साइड में लगे हुए होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि घोड़ा इधर उधर नहीं देखे, केवल वो जीत की तरफ, लक्ष्य की तरफ एक ही उसका टारगेट है। तो उसके घोड़े के पीछे तो दाव खेला जाता है, उसके पीछे सट्टे लगते हैं, लोग वहां पे करोड़ों के सट्टे करते हैं, उस पे सौदा होता है। अपना वो बच्चा है, अपना भाई है, अपना साथी है, उस पे हमें सट्टा थोड़ी खेलना है। वो अगर इधर उधर देख के उसका मन है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो जाना चाहता है, तो हमें उसको सहयोग करना चाहिए। पढ़ाई तो नेसेसरी है ही है, लेकिन अगर पढ़ाई में नहीं हो पा रहा है 100%, कोई कभी सब सक्सेस थोड़ी हो सकते हैं। आज आप मेरिट देख लीजिए ना, किस तरह से मेरिट जा रही है, 100%, 99.9%। किस तरह से टॉपर्स की लिस्ट आती है, तो किस तरह से लिस्टें आती है, बोर्ड बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं। कंपटीशन हैवी है, बहुत हैवी है, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा मेंटेन करना जरूरी है। प्रेशर कुकर जिस तरह से बच्चे पे बना दिया जाता है कि आपको ये करना ही करना है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, हमें उनको समझाना पड़ेगा कि आपके पास ऑप्शन ये भी है बेटा, कोई बात नहीं, तेरे से होता है, तेरे से भाई होता है तो ठीक है, नहीं तो अपन इस चीज में देखेंगे, आपके लिए इस चीज का कोच करेंगे। और गवर्नमेंट भी इस चीज में सपोर्ट करती है और लोग भी सपोर्ट करते हैं, पर थोड़ा सा एक जो मिसकम्युनिकेशन या लोगों के बीच का जो ये समन ये जो एक तालमेल है, ये होना जरूरी है युवाओं के साथ और छात्रों के छात्र के लिए साथ। मैं आपको बोलता हूँ सर, आप यूथ को अपनी तरफ से या उनके पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, वो स्टूडेंट जो आज कोचिंग में पढ़ाई कर रहा है सर, उसके लिए। मैं यूथ को मैसेज देना चाहूंगा कि विरासत में केवल जमीन के टुकड़े मिलते हैं, अपने हकों के आसमान हमें खुद को बनाने पड़ते हैं। और उनके पेरेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप अपने बच्चों को ज्यादा समय दें और उनको अपनत्व का भाव जरूर दें, क्योंकि सोशल मीडिया आपके बीच में आ गया है। दादा और पोते के अंदर कोई बीच की कड़ी होगी तो सोशल मीडिया होगी है। दादा उधर से बातें कर रहा है, के फोन में सारा दिन बड़े हो रहे, लेकिन पोतो है जो वो फोन में लगे रहे सी, हाँ दादा, ठीक है दादा। दादू वो दुनिया छोड़ चल जाए जना, वहां बिन फोन में याद आवे करे, दादा की बात सुन लेता, दादा करने बैठ जाता। तो जो गैप हो गया है परिवार में, ये दादा पोते की बात नहीं बता रहा, सारे परिवार के बीच में ही। आज अगर 5 जने टेबल पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो 5 जने फोन अलग अलग, पिताजी अलग चला रहे हैं, बेटा अलग चला रहा है। दादा दादी को तो चलाने नहीं आते, नहीं वो भी क्या पता चला लेते, लेकिन उनका जो जीवन है ना, उनकी जो संस्कृति है, वो उनके साथ ना चल जाए। मेरा ये युवाओं से अनुरोध है कि धोती कुर्ता तो अपन पहरा जाए न जाए, घाघरा लुगड़ी अपन सु पहरा जाए न जाए, लेकिन बा का गुण गुण का, बा का संस्कृति, बा को रहन सहन, बा का विचार अपने साथ जीवता रखो। उसके चीजा अपने लिए इया हो जाए कि अपना अपना टाबरा ने, आबाली पीढ़ा ने बताना जैसे कुंडा की थाला इयान का रहता भाई, अफसोस करेगा कि इयान को पहले जीवन जीता। तो भी जीवन ना अपन सुधार के साथ आपने कतई आधुनिक हो जाना चाहिए, लेकिन अपनी जड़ा, अपनी संस्कृति ब अपना जिंदा रखनी है, साथ में रखनी है। और एक दूसरा के अंदर अगर परिवार में ही व्यक्ति अगर घुला मिले, परिवार के साथ नहीं रह पावे, तो वो के तो समाज में रहे, के वो देश हित के लिए सोचा है। सबसे पहले परिवार के साथ रहो, परिवार के दुख चाहे सुख हो, सबके अंदर शामिल होना। गांव मोहल्लों में कोई सुख हो दुख हो, उनके आना, और बाद में आपको शहर की, समाज की, देश की हित की सारी बातों पे अपने क्रांतिकारियों के विचारों को साथ में रखते हुए और सबके विचार, बड़ों बुजुर्गों के आशीर्वाद से और विचारों के साथ में अपन को जीवन व्यापन करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अच्छा सर, हमने यूथ के लिए काफी बातें करी हैं, पर आज का यूथ भी आपके बारे में जानना चाहता है, तो आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में? देखिए, वैसे तो आपने पढ़ना या कोई अध्याय छोड़ा होगा, सारी चीजें आपके सामने मैंने खोल के रख दी। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि पर्सनल जीवन में अब राजनीति के अंदर ज्यादा सक्रिय होने के कारण ज्यादा समय एक जगह नहीं रुक पाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा हमेशा से मन रहता है कि मेरा एक खुद का एक मानना है कि मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ, मेरा सरदर्द भी हो रहा होता है जब मैं खेलों में समय देता हूँ, या वॉक में, एक नॉर्मल खेल वो समय नहीं दे सकते तो अपन गली में कहीं पे भी घूम सकते हैं, चाहे एक अच्छा म्यूजिक लगा के या एक अच्छे कोई भजन चला के। अपन अपने आप को समय भी जीवन में देना जरूरी है। अगर अपन पैदल घूम रहे हैं या किसी खेल में समय दे रहे हैं, तो वो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स जो होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर
रिलीज होता है और उससे आपको एक अलग खुशी महसूस होती है। आपका सिर दर्द हो रहा हो, आप घूम के आओ, आपका जो अच्छा स्पोर्ट्स है वो थोड़ी देर के लिए खेल के आओ, आपके सिर दर्द भी मिट जाएंगे, पूरे दिन की थकान में उतर जाएगी और पूरे जो आपकी जो भी हेडेक है उतर जाएगी। तो खेलों के अंदर भी और स्वास्थ्य के साथ भी हमें समय बिताना चाहिए, ये मेरा एक पर्सनल एडवाइस है। बिल्कुल सर। आपके जैसे आप पॉलिटिकल लाइफ में भी है, आपका पॉलिटिकल लाइफ में आपका आइडल कौन है सर, वो पूछना चाहते हैं। मैं अपना पॉलिटिकल लीडर और आइडल सचिन पायलट जी को मानता हूँ, मुकेश बाकर जी को मानता हूँ, अभिमन्यु पुनिया को मानता हूँ। ये सभी युवा हैं और युवाओं से हमारे इस तरह से दिल मिलते हैं। अगर मैं इनसे किसी भी तरह से बात करता हूँ तो मेरे को हर इनसे मिले हुए पल याद हैं। और जिस तरह से ये लोगों से मिलते हैं, इनका राजनीति करने का तरीका है, मेरे को ये बहुत भाता है। ये हर व्यक्ति को टाइम देना, साथ में उनकी चीज समझना, किस तरह से जमीन से जुड़े रहना, लोगों के जात पात धर्म ना देखकर ये लोगों के बीच रहकर, और ये लोगों के नेता है, युवाओं के नेता है, क्योंकि ये बीच में बैठते हैं। अगर मैं भी गया हूँ उनके पास में तो वो बैठते हैं, क्षेत्र की बातें करते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, तो एक अपनत्व की भाव महसूस होता है। चाहे दिल्ली मिलूं या जयपुर मिलूं, तो ऐसे लगता है कि एक बड़े भाई से मिल रहा हूँ। और ऐसे लगता नहीं है कि दिल्ली में मिल रहा हूँ या जयपुर में मिल रहा हूँ, ऐसा लगता है गाँव में बैठे हैं और चर्चा चल रही है। और इस तरह की चर्चा रहती है, आप मानोगे नहीं कि किस तरह से गांव के अंदर क्या मुद्दा है और आपके शहर में क्या मुद्दा है। अपने क्षेत्र के नहीं होके भी मैं उनको कोई मुद्दा बताता हूँ कि भाई साहब हमारे क्षेत्र में ये ऐसा मुद्दा है, तो इसका ये करना चाहिए मुकुल भाई, आपको इसके लिए ये करना चाहिए। तो मेरे को जिस तरह से वो गाइड करते हैं, उनकी मैं अपने आप का आइडल मानता हूँ और इनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा राजनीति के अंदर। अच्छा सर, जैसे आप अपने पॉलिटिकल आइडियल से पहली बार मिले होंगे, तो आपका सफर कैसा था उसमें। बिल्कुल, मेरे को बड़ा एक वो लगा कि पहली बार जब मैं मिला, किसी के थ्रू मिला, तो मेरे को लगा कि यार इतने बड़े नेता, इतना बड़ा नाम, कैसे मिलेंगे, कहाँ क्या। लेकिन मिलने के बाद में एक दो बार जब हमारी जैसे मीटिंग हुई तो बड़ा सामान्य था। फिर ऐसे एहसास हुआ कि नहीं, ये तो बिल्कुल नेता वाली, इसमें एक नेता से कम और बड़े भाई की तरह उनमें मेरे को ये एहसास हुआ। और अब भी आज भी उनके साथ ऐसा ही है, क्योंकि वो घुल मिलने वाले हैं और लोगों के बीच के नेता है, जन नेता जिनको कह सकते हैं वो है। काफी अच्छी बात की सर आपने। सर आपने बताया कि मैं म्यूजिक वगैरह सुनता हूँ, तो आपका म्यूजिक में टेस्ट किस टाइप का है। म्यूजिक में मैं एनर्जेटिक सॉन्ग्स ज्यादा सुनता हूँ। मैं कभी भी मेरी लाइफ में सैड सॉन्ग्स की ना मैंने एंट्री करने दी है और ना मैं करूंगा। मैं ना रोमांटिक सॉन्ग सुनता हूँ ना सैड सॉन्ग सुनता हूँ, मैं एनर्जेटिक सॉन्ग सुनता हूँ, चाहे वो कोई भी सिंगर हो। जिसके अंदर सॉन्ग्स वो सुनने चाहिए, मैं यही आपको भी बताना चाहूंगा, यहाँ सुनने चाहिए आपको, हर तरह के सॉन्ग सुनने चाहिए, हर तरह का दौर होता है। लेकिन लगभग आपको अपने आप को अगर महसूस करना है तो एनर्जेटिक सॉन्ग्स, कोई भी सिंगर हो, चाहे वो पंजाबी सिंगर हो, हरियाणवी सिंगर हो, हिंदी सिंगर हो, किसी भी सिंगर के सुने, लेकिन एनर्जेटिक सॉन्ग सुनने चाहिए जिसके अंदर आपको एनर्जी मिले और नई शुरुआत करने का एक एहसास मिले। सर एक मेरा पॉइंट था कि जैसे आप हाल ही में एक पॉइंट चल रहा है, कुछ सॉन्ग्स की अगर बात करें, सॉन्ग्स के ऊपर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो यूथ को भी डाइवर्ट कर देते हैं। क्या वाकई में एक चीज है सर कि यूथ का माइंड डाइवर्ट हो सकता है गानों से। देखिए, मैं हाँ, इसको कहीं ना कहीं ये चीज तो है ही। लोग अपन जिस तरह की चीजें देखते हैं, जिस तरह की चीजें सुनते हैं, उस तरह के अपन डेवलप होने चालू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद पे अपना काबू है, मैं उस तरह के सॉन्ग सुन ही नहीं रहा हूँ, अगर मैं कोई बदमाशी का गाना सुन नहीं रहा हूँ, मैं ऐसी वाली कोई मेरे मन में ऐसी कोई भावनाएं नहीं, तो मैं ऐसा जीवन जीने का क्यों सोचूंगा। तो आप हमेशा देशभक्ति से जुड़े और एनर्जेटिक सॉन्ग सुने कि खुद को एनर्जी मिले और उस एनर्जी का हम सही जगह इस्तेमाल करें। वैसे गाने हमको सेलेक्ट करके ऐसे सुनने चाहिए। बिल्कुल सर। बड़ा ही अच्छा एक पॉडकास्ट चैनल है। सभी साथी जो लोग भी मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, सभी को भाई का चैनल सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे युवा आजकल, मेरे को नहीं लगता कि इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर किस तरह से युवा जो हैं, किस तरह से बेबाकी से इन्होंने मेरे से सवाल किए हैं, किस तरह से ये लोग इस पॉडकास्ट चैनल को कितनी इन्होंने मेहनत की है। बड़ा ही शानदार इनका व्यक्तित्व रहा और जिस तरह से इन्होंने बुलाकर मेरे को बेबाकी से सवाल किए हैं, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनको कि आपने यहाँ पे आने के लिए मेरे को मौका दिया। और आपके आगे जीवन के लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग खूब तरक्की करें, आपका पॉडकास्ट चैनल टॉप पे जाए। थैंक यू सो मच सर। भाई लोगों का चैनल CWS पॉडकास्ट चैनल है, इसको सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट भी करना है। धन्यवाद। काफ़ी अच्छी बात की सर ने, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। धन्यवाद।
बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने यहाँ चैनल पे बुलाया और आपने किस तरह से मेरे जीवन के पन्ने खोले, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम चाहते हैं कि आप हमसे हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे बिल्कुल। और आगे भी हम आपको सर से मिलवाएंगे इसी पॉडकास्ट चैनल में। तो लीजिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं अगले एपिसोड में कॉफी विद स्टोरी टेलर के अंदर। 1, 2, 3.